क्योंकि हम लोग तो सोच लिए थे कि अब बच के जाना मुश्किल है। अगर नंद कुमार पटेल जी नहीं मिले, महेंद्र कर्मा, दिनेश पटेल नहीं मिले तो आज सबको जो है भूल दिया जाएगा। तो वो बोलते थे कि सब मारे जाओगे, अगर आज नंद कुमार पटेल जी नहीं मिले तो तुम सब मारे जाओगे। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। छत्तीसगढ़ के लिए 25 मई 2013 काला दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन एक ऐसा नरसंहार हुआ था जिसमें कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के जो लीडर थे लगभग सारे शहीद हो गए थे। जी हाँ, झीरम घाटी पे नक्सलियों ने इस तरह से उत्पात मचाया जिसे कह सकते हैं कि उस दिन पूरे देश में शोक की लहर थी और प्रदेश से कांग्रेस की प्रथम पंक्ति की लीडरशिप लगभग समाप्त हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से ये उम्मीद जगी है पीड़ितों को कि झीरम का जो काला सच है वो सामने आ पाए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वो शख्स हैं जो उस झीरम में जो हमला हुआ था उसमें खुद भी गोली खाई थी और वो जो तांडव मचाया था नक्सलियों ने, पूरा मंजर इनके आंखों के सामने हुआ था। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि वो दिन कैसा था और वो दिन को सोचकर आज इनके मन में क्या चलता है। झीरम में जो कांड हुआ, आप भी उसमें शामिल थे और नक्सलियों ने जो गोलियां बरसाई थी, मारी नहीं थी, गोलियां बरसाई थी हम कह सकते हैं, तो उसमें आपको भी गोली लगी थी। वो मंजर किस तरह से याद आता है? देखिए, वो बहुत ही खतरनाक मंजर था और आज भी वो दिन जब याद आता है और ऐसी घटनाएं जब होती है, नक्सली घटनाएं, और वो तो आज भी हमको एक दहशत भरा और वो समय, क्योंकि हम लोग तो सोच लिए थे कि अब बच के जाना मुश्किल है, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग वहाँ से वापस आए। बाकी हमारे सारे साथी मारे गए। बहुत ही खतरनाक मंजर था, किसी को वहाँ पे बच के आने का नहीं था क्योंकि 250-300 से ज़्यादा नक्सली थे और चारों तरफ से घेरे हुए थे और बम ब्लास्ट कर दिए थे, आईडी ब्लास्ट कर दिए थे, पूरा रास्ता खुद गया था। तो उन लोगों का ये था कि आज अगर नंद कुमार पटेल जी नहीं मिले, महेंद्र कर्मा, दिनेश पटेल नहीं मिले तो आज सबको जो है भूल दिया जाएगा। ऐसा मंजर वहाँ पे नज़र आ रहा था। उससे पहले का सभा कहाँ पे था और उसके बाद आप लोग कहाँ के लिए निकले थे? और जब निकले तो उस समय एक सामान्य से आप बिहेवियर में होंगे कि हम दूसरे परिवर्तन यात्रा का जो जहाँ पड़ा है वहाँ के लिए निकले थे, तो उसके बाद कैसे अचानक वो मंजर बदला, वो विस्तार से बताइए। देखिए, वो सुकमा की सभा थी, वो पहली सभा थी, उसके बाद दूसरे सभा में जा, उसके पहले लगातार जैसे दंतेवाड़ा हो गया और भी जिलों में होता रहा, लेकिन वो पहला सुकमा में सभा था, उसके बाद आगे केसलूर में जाने का था, दूसरा सभा था। लेकिन हम सुबह 10 बजे ही निकल के सुकमा पहुंचे थे। सुकमा में पहली सभा थी, जो जब सुकमा से पहले तक वहाँ पे जो है पुलिस व्यवस्था पूरी थी, रोक, लेकिन जैसे ही सुकमा जिला में हम प्रवेश किए, पुलिस नाम की चीज़ ही नहीं थी, आरोपी नहीं थे, ना कोई व्यवस्था नहीं थी पुलिस की। जब आम सभा हो रही थी सुकमा में तो वहाँ पे भी पुलिस नाम की चीज़ ही नहीं थी, इसलिए वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस नहीं होने के कारण हम लोग को खुद दहशत समा गया था। इसलिए हम जब सभा समाप्त होने के बाद जब दूसरे तरफ जा रहे थे तो पुलिस थी नहीं, उसके पहले आरोपी थे, रोड ओपनिंग पार्टी रहती थी, जगह जगह पुलिस रहते थे, हम देखते थे बराबर। लेकिन जब इधर जाने लगे झीरम घाटी की तरफ, जो हमारी सभा आगे होने वाली थी, वहाँ से जब निकले उस सभा से, सुकमा से, तो बिल्कुल पुलिस नाम की चीज़ नहीं था, रोड ओपनिंग नहीं था, ना रोड में पुलिस खड़े रहते थे वो भी नहीं थे, केवल जो फॉलो गार्ड थे, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि जानबूझ के पुलिस फोर्स को हटा लिया गया। इतने बड़े बड़े हमारे नेता थे, शहीद नंद कुमार पटेल, विद्या भैया, महेंद्र कर्मा जी, जो जिनको Z+ का जो है उनको सुरक्षा मिला हुआ है, उसके बाद पुलिस व्यवस्था नहीं थी और बिल्कुल रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी। तो उससे लगा कि जानबूझकर ऐसा लग, क्योंकि जब घटना स्थल पे झीरम घाटी पे पहुंचे हम लोग तो फायरिंग चालू हो गई। पहले बम ब्लास्ट किए, उसके पहले शहीद नंद कुमार पटेल जी को उन लोगों ने शायद अगवा करके ले गया क्योंकि हम पीछे थे। हम लोग महेंद्र कर्मा जो थे उसी गाड़ी में थे, तो इस कारण 2.5 से 3 घंटा उन लोग महेंद्र कर्मा जी को चाहते थे कि वो बाहर आए, उनको इसीलिए फायरिंग कर रहे थे लगातार। और हम सब जो निहत्ते, जो निर्दोष मारे जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ता, चाहे पुलिस फोर्स हो, जो थोड़े बहुत जो PSO लोग थे, तो नक्सली जो है 250 से 300 से थे और वो महेंद्र कर्मा जी को बार बार बोलते थे कि सरेंडर करो कर्मा जी, सरेंडर करो, लेकिन वो
उनके जो वो जवान थे वो बराबर उनसे मुकाबला कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जब हमारे कांग्रेस के वर्कर मारे जा रहे थे गोलियों से, तब सर महेंद्र कर्मा जी ने बोले कि मेरे कांग्रेस के वर्कर अब नहीं मारे जाएंगे, मैं सरेंडर करता हूँ। और उन्होंने हाथ उठाकर सरेंडर किया। उसके बाद गोलीबारी बंद हुई और फिर हम लोगों को पहाड़ में सबको जो है गाड़ियों से उतरवा कर पहाड़ पे ले जाया गया और थोड़े दूर में वहाँ पे जो है सबको पहाड़ में लेटा दिया गया। और वहाँ पूछते थे, सबका नाम पता पूछते थे, कौन हो क्या हो, और ये बोलते थे कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, जबकि नंद कुमार पटेल हम लोगों के सामने नहीं थे, वो कहीं दूसरे जगह थे। उनको दूसरी जगह कर, हमारे जो 30-32 लोगों को जिसको हम लोग उन लोग अगवा किए थे उसमें नहीं थे। तो बार बार पूछते थे कि नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें दिनेश पटेल कौन है। जब हम लोग बोलते थे कि इसमें नहीं है तो वो बोलते थे कि सब मारे जाओगे, अगर आज नंद कुमार पटेल जी नहीं मिले तो तुम सब मारे जाओगे। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जांच जो है NIA से जांच हो रही थी, लेकिन NIA जांच नहीं कर रही थी, हमसे पूछताछ नहीं की, हमारे बहुत सारे साथियों को नोटिस नहीं दी गई, बुलाया नहीं गया। इसलिए हमको, और इसके पहले जब केंद्र में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब वो छत्तीसगढ़ आए थे। तो राजनाथ सिंह से हम पीड़ित संघ जो है, शहीद परिवार लोग मांग करने गए थे, तो रमन सिंह जी मिलने नहीं दिए जांच के लिए। मोदी जी जब धमतरी आए थे लोकसभा चुनाव के 2013 के 13-14 के दरमियान, मोदी जी ने भी कहा था कि मेरी सरकार आएगी केंद्र में तो मैं जांच करवाऊंगा और दोषियों को सजा दिलाऊंगा। आज 10 साल हो गया, मोदी जी भी हमारे को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। और ना डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार थी, CBI जांच की मांग हमने, मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो हम पीड़ित संघ ने मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि जांच नहीं हो रही है, हमारे शहीद परिवारों को, हम पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो वो बोले कि भाई मेरी अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो मैं जरूर जांच कराऊंगा। तब वो जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले SIT की घोषणा की। SIT जांच करी थी, जिसमें मैंने बयान देने भी गया था, 8 से 9 घंटा तक मुझसे बयान लिया गया। तब फिर हमको उम्मीद जगी कि अब जो है न्याय मिलेगा, छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करने लगी है। लेकिन उसमें भी रोड़ा अटका दिया गया, वो भी नहीं हुआ। हमारे उदय मुदलियार के पुत्र जो है उन्होंने FIR करवाया, उसको भी जांच को रोकवा दी गई, उसमें भी लगा कि अब सही जांच होगी। भाई इसमें आपराधिक षड्यंत्र हुआ है। अगर NIA तो पहली क्लोजर रिपोर्ट पेश की कि नक्सली जो है दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी करके चले गए, दहशत फैलाने, इसमें आपराधिक षड्यंत्र की जांच नहीं हुई। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने SIT का गठन किया था कि आपराधिक षड्यंत्र जांच करो और उसमें NIA की जो रिपोर्ट है उसको लिया जाए। लेकिन उन्होंने जो फिर से कोर्ट चले गए NIA कि हम नहीं देंगे, हम जांच हमारा अधूरा है। जब पूरा जांच हो गया उसके बाद फिर अधूरा है बोल के फिर उन्होंने रिट लगा दिया था। तब छत्तीसगढ़ सरकार बराबर कोर्ट में अपना करती रही, जीरा करती रही, जो जाके आज हमको सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो अब न्याय मिलेगा ऐसा हमको लगता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार सही दिशा में जा रही थी, क्योंकि जो लोग दोषी हैं, चाहे SP हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे बड़े नेता हो, जिस वक्त जिम्मेदार बड़े बड़े पदों में बैठे थे, उनसे जब पूछताछ होगी तभी तो पता चलेगा कि भाई जिम्मेदार लोगों से आज तक पूछताछ नहीं हुई। उस वक्त कौन यूनिफाइड कमांड होता है, SP क्या निर्देश दिया था, फोर्स क्यों हटी, क्यों उस समय इतने लोग थे, ये सब चीज़ें जांच का विषय। ये जांच होगी तभी सच का सच और झूठ का झूठ सामने आएगा। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस जांच करे, हमसे बयान ले, सारे जिम्मेदार अधिकारियों से बयान ले, सारे जिम्मेदार उस वक्त मंत्री पद में जो बैठे थे बड़े बड़े ओहदे में, उनसे सबसे पूछताछ करे, तब जो है सही जांच होगी और हमको न्याय मिलेगा। क्या इसमें लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र था इसमें? षड्यंत्र के तहत जो कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के लीडर थे वो टारगेट में आए थे? देखिए, बिल्कुल इसमें राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, क्योंकि नक्सली नाम पूछ के मार रहे थे। नंद कुमार पटेल, देखो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी ऐसा आभास होता था। हम लोग परिवर्तन यात्रा में पूरे समय में था, पूरा एक भी दिन मैंने नंद कुमार पटेल जी के साथ अटैच सेक्रेटरी था मैं, तो हम लोगों की बात होती थी सरकार आ रही है। वो मौसम मतलब पूरा माहौल भी ऐसा हो गया था, लोगों को लगने लगा था कि कांग्रेस सरकार आ रही है और नंद कुमार पटेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उम्मीद जग गई थी। इसी को लेके जो है जो विरोधी थे, जो नंद कुमार पटेल जी के जो विरोधी थे, उन लोगों ने ये साजिश रची, और क्यों रची क्या है ये जांच में पता चलेगा। लेकिन सुपारी किलिंग इसलिए था कि नक्सली अगर दहशत फैलाते तो गोलीबारी करके चले जाते, दहशत बम फोड़ के चले जाते। लेकिन उन लोगों अगवा किए नंद कुमार पटेल जी को 2 से ढाई घंटा तक बैठाल के रखे। चाहते तो गोलीबारी में वो कर सकते थे, पूछताछ करना, बैठाल के उनके बेटे को बैठाल के पूछताछ करना। तो ये क्यों किए भाई? अगर चाहे, क्योंकि नक्सली जब अरेस्ट कर लेते हैं, किसी को अगवा कर लेते हैं,
तो छोड़ देते हैं कुछ भी। आज तक जो देखा गया है सरकार से वार्निंग करके, वो क्यों नहीं हुआ? क्यों उनको आखिरी में मार दिया गया? आप लोग जब आप गाड़ी में थे अंधाधुंध गोली चलने लगी, आप कब चपेट में आए? हम लोग तो लगभग सबसे आखिरी गाड़ी विद्या भैया की थी, उसके बाद हम लोग थे। तो हम लोग थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए थे किसी कारणवश। जब वहाँ पहुँचे तो उसके पहले शहीद नंद कुमार पटेल जी की और सारी गाड़ियाँ चले गई थी। हमारे पीछे विद्या भी आए, वो भी थोड़ा लेट हो गए थे किसी कारणवश, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमारे पीछे विद्या भी है, तो हम लोग 10 मिनट लेट हो गए थे। तो हम चपेट में उसी समय आ गए, 5 से 10 मिनट लेट थे, क्योंकि सारी काफिला में एक साथ चलते थे ना, गाड़ियाँ एक साथ चलती थी। वो 5 से 10 मिनट हम लेट हुए थे, लेकिन जैसे ही हम जीरम घाटी में पहुंचे, मतलब वो हमला पहले शुरू हो गया था, आप लोग पीछे हमारे जाने के हमला चालू हो चुका था। हम लोग 5 से 10 मिनट लेट पहुंचे। और आप लोग पहुंचे और दनादन आप लोग पे भी हाँ, चलने लगी? हाँ, हम लोग जैसे ही उस दायरे में जद में पहुंचे, तुरंत पहाड़ से हमारे गाड़ी में गोली लगी, तड़ 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 गोली आई। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या है। हम लोग सोचे पहले पहाड़ से पत्थर गिर रहा है, लेकिन जब पीछे पलट के देखे तो पहाड़ों पे पूरे नक्सलियाँ जो है पोजीशन लेके बैठे हुए थे। हमने बोला भागो, जैसे ही भागने की कोशिश की तो सामने देख रहे हैं पूरा धुआं धुआं है, कोई गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। और उसके बाद जैसे ही भागो बोले, दोबारा फिर उन लोगों ने गोली चलाई गाड़ियों पर। तो आप उस वक्त जब आप उस जिस गाड़ी में थे उसमें कितने लोग थे आप लोग, और उसमें से कोई शहीद हुआ या उसमें सारे घायल हुए या सबको गोली लगी थी? नहीं, हमारे गाड़ी में अभी वो भाजपा में चले गए मोतीलाल साहू जी, उनकी गाड़ी थी, वो थे। मोतीलाल साहू वो जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं ग्रामीण से? जी, वो चुनाव उस लड़े, समय वो कांग्रेस में थे? वो कांग्रेस में थे और वो ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष थे। और आप एक ही गाड़ी में थे? हाँ, मैं, मोतीलाल साहू जी, अंजय शुक्ला और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे जो अभी प्रवक्ता हैं बड़ौदा बाजार के, वो भी हमारी गाड़ी में थे। इतने लोग हम लोग थे, सुरेंद्र शर्मा जी, अंजय शुक्ला, मोतीलाल साहू और मैं, इतने लोग हम लोग उस गाड़ी में थे। सुरेंद्र शर्मा जी को भी गोली लगी उसमें, मोतीलाल साहू को भी गोली लगी थी और मुझे भी गोली लगी थी। 3 लोगों को उस गाड़ी में गोली लगी थी। आप लोग के सामने जब गोली चल रहा था तो किस तरह के मंजर थे वो? गोली जब चल रही थी तो हम लोग तो ये सोच लिए थे कि ईश्वर से मना लिए थे कि हमको सिर्फ ईश्वर नज़र आ रहा था और परिवार नज़र आ रहा था, हमारे बच्चे नज़र आ रहे थे, हमारे परिवार नज़र आ रहा था कि अब हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। क्योंकि नक्सली जिस प्रकार से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हम लोग तो नीचे मुंडी करके धंसे हुए थे। 2.5 घंटा गोली चली, 2.5-3 घंटा, तो हमने मुंडी तो नीचे धंसा लिया था, लेकिन 200-250 नक्सलियों की आवाज़ आती थी, मारो मारो मारो, निकालो निकालो। आपके नजर के सामने कितनी देर तक गोलियां बरसी होगी? देखिए, नज़र हमारे सामने इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग मुंडी, जैसी हमारे गाड़ी में फायरिंग हुई है तो भागे ने कोशिश की, दोबारा फायरिंग हुई तो हम लोग मुंडी जो है अपना नीचे दबा के बैठ गए थे। तो आवाज आ रही थी? आवाज़ पूरी आ रही थी। और देर तक आई क्योंकि अब घायल अवस्था में थे? 2.5 से पौने 3 घंटा तक गाड़ी में फायरिंग हुई, लगातार फायरिंग हुई। क्योंकि जो महंत कर्मा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो बराबर उन लोग भी जो है फायरिंग करते थे ना, तो इसलिए क्रॉस फायरिंग हुई 2-2.5 घंटा। जहाँ पे ये घटना हुई उससे अगर कह सकते हैं सहायता आने वाले स्थान में लगभग कितनी दूरी थी? अगर सहायता आना होता तो अगर एक सामान्य तौर पे कहें तो आप तक सहायता पहुंचने में कितना देर लगता? बिल्कुल, दोनों तरफ थाना था, वहाँ से मुश्किल से एक दरबा थाना था और एक और है, भूल रहा हूँ मैं। दोनों सब मैं समझता हूँ 5-5 किलोमीटर, इधर तो मैं समझता हूँ दरबा तो 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में ही थाना था, और इस तरफ जो दूसरे तरफ भी 5 किलोमीटर के ज़्यादा से ज़्यादा दूर में थाना था। हमारे लोग गए भी थे जो तो पीछे से, जो पता चला कि नक्सली हमला हो गया है तो पीछे पेड़ गिरा दिए थे नक्सली लोग। तो जब दूसरे लोग हमारे साथी जो छूट गए थे, जब पहुँचे ना, तो बोले नक्सली हमला हो गया है, भागो यहाँ से वापस जाओ। तो थाने में गए, इधर के थाने में भी, इधर के थाने में भी, लेकिन थाने में भी दरवाज़ा बाहर से लॉक था बोलते हैं। थाना में कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं है। थाना 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूर में था, लेकिन थाने से बाहर ताला लगा था। हमारे साथी बताते हैं ताला लगा के अंदर पुलिस वाले बैठे थे, कोई बाहर आने को तैयार नहीं था। तो ये सहायता से पहले कौन पहुंचा वहां पे? कोई भी सहायता, बैकअप से पहले कौन पहुंचा? सबसे पहले तो प्रेस वाले पहुंचे सर। जैसे ही उन लोग जो है जब देख लिए कि नंद कुमार पटेल टारगेट में थे, वो मिल गए हैं, और महंत कर्मा जी टारगेट में थे, मिल गए हैं, दिनेश पटेल, तो उन लोगों ने बोला कि तुम लोग लेटे रहो, और हम लेटे रहो बोले और चले गए। जैसे ही गए हैं 2 कदम भी चले नहीं होंगे, एक मोटरसाइकिल में 2 लोग आए, उसमें एक जन चला रहा था और एक बैठा था, और आते साथ हम जब पहाड़ में लेटे हुए थे ना, तो उन्होंने फ़ोटो खींचा कैमरे से। तो हम लोग पूछे कौन हो, तो बोले प्रेस से। तो हम लोगों को क्या होगा, तो इतना बोले नहीं आप लोग लेटे रहो, बोले चले गए। वो थोड़ा देर भी
2 मिनट और हुआ होगा, वो प्रेस वालों को गए, उसके बाद वो नरेश हमारे वहाँ के पत्रकार हैं, वो 2 मिनट बाद वो उधर से साइड से आए, फिर वो भी फोटो खींचने लगे। तब हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई हम लोग कैसा करें, अंधेरा हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा है, इधर हम लोग लेटे हुए हैं, उधर पुलिस आएगी मारेगी गोली। तो बोले नहीं, उन लोग नक्सली चले गए हैं, अब आप लोग ऐसा करो हाथ ऊपर करके सब सड़क में आ जाओ। तो फिर उन्होंने ही सड़क में हाथ ऊपर करके बाहर लाया। मतलब पुलिस की बैकअप पार्टी बाद में पहुंची, प्रेस रिपोर्टर पहले पहुंच गए। प्रेस रिपोर्टर पहले पहुंचे, पहले एक मोटरसाइकिल में आए प्रेस रिपोर्टर। पुलिस आपके सामने कब पहुंची, या आप अस्पताल पहुंच गए उसके बाद पुलिस को आपने देखा, या मौके पे पुलिस या सपोर्टिंग पार्टी पहुंची थी? पुलिस तो आई ही नहीं। जब हम लोगों को पत्रकार साहब ने जब हाथ ऊपर करके बोले आप लोग चलो 1-1.5 किलोमीटर में आप लोगों को साधन मिलेगा, चल सकते हैं। घायल अवस्था में थे? हाँ, घायल जो चल सकता है, उन्होंने कहा कि जो चल सकता है 1-1.5 किलोमीटर चलिए, वहां से आपको साधन मिलेगा, और जो नहीं चल सकता है वो यहीं रहिए। तब हम लोग चल सकते थे, तो हम लोग जो 15-20 लोग थे 1-1.5 किलोमीटर चलने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, 10 कदम आगे बढ़े, जहाँ ब्लास्ट हुआ था उसके आगे में पुलिस फोर्स खड़ी थी, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही है। पुलिस फोर्स कम से कम 50 से 100 पुलिस फोर्स बंदूक लेकर खड़ी, और कैप्टन जो पुलिस कप्तान था वो भी खड़ा था, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा है एक कदम भी। तब वहाँ हम लोग जब वहाँ गए तो हमारे बोलते हैं कि उधर क्या हो गया, बोलता है पुलिस वाले पूछते उधर क्या हुआ है। तब हमारा एक साथी बोला क्या हो गया, पूछते हो पूरे हमारे नेता मारे गए हैं और आप बोलते हो क्या हुआ है। मतलब पुलिस जानबूझ के, ऐसा लगता है कि जहाँ ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर आने ही नहीं चाह रही थी, और जो ख़त्म हो गए थे वो तो वैसे ही थे। घायलों को लेने के लिए फिर बख्तरबंद गाड़ी आई, वो घायलों को जैसे विद्याचरण शुक्ला जी को। कितना टाइम भी दिया था ये? देखिए ये जो घटना में 2.5-3 घंटा तो गोली ही चली, उसके बाद जो है आधा पौन घंटा 15-20 मिनट तो हम लोग लेटे हुए थे, फिर उठ के सड़क में आए हैं। तो कम से कम ये मान के चलिए कि नक्सलियों के जाने के आधे घंटे बाद कोई भी आया, बख्तरबंद गाड़ी आई, उसके पहले कोई नहीं आई, ना पुलिस वाले आए। पुलिस वाले भी जो मर गए थे बेचारे, जो उनको बोले कल उठाएंगे, आज किसी को नहीं उठाएंगे। और जो घायल है, बारिश भी हो रही थी? हाँ, उस दिन रात में बारिश भी हुई, हमारे जाने के बाद हुई, हम लोग जब तक से नहीं हुआ। एक वीडियो में आता है विद्याचरण शुक्ल पानी दो ऐसा मांगा जाता है, ये आप उस दौरान आसपास थे वहाँ पे जब? बिल्कुल बिल्कुल, जब नक्सलियों ने हम लोगों को ले छोड़ के, मतलब बोल के चले गए कि हम रुके रहो, हम चले गए। तब जब पत्रकार ने जब हम लोगों को हाथ उठा के ऊपर आने बोला, तो मैंने पूरा शुरू से लेके पीछे तक गया और विद्या भैया को भी देखा, वो नीचे सड़क में बैठे थे और अपने गाड़ी में टिके थे और पानी 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 कर रहे थे। नक्सलियों में मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलियों ने उनकी गाड़ी को पूरी जांच की और उस सारा सामान को बिखेर दिया, उनके जितना दवाई था, पानी था, खाने का जो सामान था, तो सबको नीचे फेंक दिए। ऐसा बताया जाता है कि नक्सली जो है वो पूरा चेक करते हैं कि एक एक चीज़, उनकी जो गोलियां हैं, जो उनके सामान है, कोई सबूत ना छोड़े, इसलिए उन्होंने एक एक चेकिंग किया। एक तो पीएसओ था, उसने बंदूक छुपा कर रखा था पत्थर के नीचे, वो ऐसे जगह में रखा था कि जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, उसको भी वो बंदूक को भी ले गया, ऐसा बताते हैं। ये सब आपके सामने दिख रहा था? ये बिल्कुल हमारे सामने सारा चीज हुआ। जख्म है शरीर पे अभी आपके, वो दिख सकते हैं पीठ पे, पड़ेगा सर। तो पीछे थोड़ा सा हम कहेंगे एक बार, वो जख्म दिखने चाहिए दर्शकों को, क्योंकि ये जो घटना थी झीरम घाटी, झीरम का नाम सुनते ही जो प्रदेशवासियों में एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है कि आखिर छत्तीसगढ़ में एक इतनी बड़ी नक्सली घटना हुई थी। और आप देखिए, ये वो पीड़ित हैं जिन्होंने गोली खाई थी, मैं ये दिखाऊंगा, ये देखिए, ये पीठ पे आप ये देख सकते हैं, छोटा-छोटा वो चल रहे हैं। ये देखिए, ये आपको काले काले निशान दिख रहे हैं, ये था ना, ये गोली वाली निशान है। और जो हाँ, ये यहाँ पे गोली लगी थी, और इसके जो काले काले आप ये दाग दिख रहे हैं, ये उनके छर्रे हैं। और ऐसा ये बताते हैं कि छर्रे आज भी इनके शरीर के अंदर में ही मौजूद है, और ये एहसास इनको दिलाता है कि ये उस घटना में शामिल थे जिसमें नक्सलियों ने अपना काला करतूत दिखाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जांच कर सकती है, उम्मीद जगी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जगी है कि एनआईए ने बिल्कुल जांच नहीं की, जो हम चाहते थे उस हिसाब से जांच नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने भी अभी तक कोई जांच नहीं की है, सीबीआई जांच की भी मांग किए थे, वो भी नहीं हुई है। तो अब छत्तीसगढ़ पुलिस, इस पर विश्वास है कि जो एसआईटी गठन हुआ था वो लगातार हमसे पूछताछ कर रही थी, 2-3 बार बुलाई थी, तो हमें उम्मीद है, जब वो लगातार बात कर रही थी एसआईटी, तो हमें उम्मीद है कि अब ये सरकार जो है, छत्तीसगढ़ पुलिस
जल्दी से जल्दी जांच करेगी, हम पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश का हम स्वागत करते हैं, अब जल्दी से जल्दी हम लोग पीड़ितों को, शहीद के परिवारों को न्याय मिलेगा। तो ये वो पीड़ित थे जिन्होंने नक्सलियों की गोली उस कांड में खाई थी, जिस कांड की चर्चा देश नहीं पूरी दुनिया में हुई थी कि नक्सलियों ने काला जो नरसंहार किया था। नरसंहार कहें तो ये गलत नहीं होगा। और आपको हमने ये कहानी पूरी इसलिए सुनाई क्योंकि ये 10 साल पहले की घटना है और आज 10 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन जांच चल रही है। न्याय कब मिलेगा वो अभी तक इंतजार में है। जांच कब होगी और न्याय कब मिलेगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है एनआईए से जांच रोकने की जो अपील थी उसे खारिज करते हुए स्टेट पुलिस को अधिकार दिया है कि वो जांच कर सकती है। उसके बाद फिर से एक उम्मीद जगी है पीड़ितों को, शहीद के परिवारों को, कि वो काला दिन का जो मास्टरमाइंड है, इसमें जो लोग शामिल थे उनका चेहरा बेनकाब हो पाए। ये इतनी बड़ी घटना थी कि इसकी दूसरे दिन ही प्रदेश जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी को रायपुर आना पड़ गया था और उन्होंने पूरे घटना की विस्तार से जानकारी ली थी। लेकिन अब सबकी निगाहें इसी बात पे टिकी है कि आखिर ये जितना बड़ा जो नरसंहार किया था नक्सलियों ने, उत्पात मचाया था दरभा घाटी के रास्ते झीरम में, उसका सच कब आएगा। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।